गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चैप्टर जो मैं चालू करने वाला हूँ इट इज इन फैक्ट लॉज ऑफ मोशन। कुछ पार्ट मैंने 10 के आपके रिवीजन में ले लिया था। इन फैक्ट मैथमेटिकल मेथड दैट इज वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बाद चैप्टर था मोशन इन अ प्लेन। उसको मैं फिलहाल तो ड्रॉप कर दिया। मैंने ड्रॉप किया मीन्स थोड़े बाद में करेंगे उसको। So today I am starting with this chapter on laws of motion। और इसको डील करने से पहले मुझे एक डिफिकल्टी आई है। जो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का जो पार्ट हमने किया था उसमें एक मेरे ख्याल से वेद पटेल ने डिफिकल्टी भेजा है मुझे, उसको मैं पहले डील कर लेता हूँ। इसमें ऐसा दिया हुआ है that these are the two equations, a particle is moving in accordance with this equation और आपको dy by dx निकालना है। बेस्ट तरीका क्या करेंगे हम? वी शैल डू वन थिंग। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं। सो dx by dt इज इक्वल टू 2t रेज टू 2 माइनस 1 2t रेज टू 1 माइनस 1। पावर t का हम एक इससे कम कर देते हैं। तो व्हाट आई हैव हियर इज dx by dt is equal to 2t plus 2। ये मिल गया मुझे dx by dt। The first part is complete। y is equal to what? y is equal to 2t cube minus 6t। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे मिलेगा 2 into 3 t रेज टू पावर एक इससे कम कर दिया हमने उसका -6 और ये कितना रहेगा t रेज टू 1 माइनस 1। तो मुझे मिलेगा dy by dt इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 6। ये मिल गया आपको। वेल एक काम करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता मैं। 6 कॉमन है, उसको बाहर निकाल लेता हूं। 6t स्क्वायर माइनस 1। यहां पर 2 कॉमन है तो मैं एक काम करता हूं। dx by dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स t प्लस 1। ये मुझे मिल गया। नाउ हाउ टू गेट दिस dy by dx मुझे लेके आना है। तो व्हाट इज दिस dy by dx इक्वल टू? तो यहां देख लीजिए अभी मुझे निकालना dy by dx। तो हम क्या करते हैं? दिस इज इक्वल टू dy by dt dt अपॉन dx। देख लीजिए आप, ये दोनों कैंसिल होने के बाद आपको सेम चीज मिलते हैं। एंड dy by dt इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 1। और एक बात यहां पर मुझे लेना पड़ेगा dt by dx। So dt by dx is equal to 1 upon 2t plus 1। तो वेल मैं यहां पर लिखूंगा this is equal to 2 times t plus 1। तो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग here 3t square minus 1 upon t plus 1। This is what is obtained। हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं because t square minus 1 is equal to what? सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। इट इज इक्वल टू t plus 1 into t minus 1 अपॉन t plus 1। तो मुझे आंसर मिलेगा 3 टाइम्स t minus 1। ये मिल गया मुझे। सो वेल फिर मैं पीछे आ रहा हूं। सो dy by dx is equal to 3 times t minus 1। So dy by dx at t is equal to 0, at t is equal to 0 ये आएगा 3 and this will be 0 minus 1, तो ये आएगा -3। और एक बात, dy by dx at t is equal to 4, this will be equal to what? 3 और ये रहेगा 4 minus 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 9। वेल x is a function of t, y is a function of t, ये देख के रखा आपको।
आपको निकालना था dy बाय dx। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया x को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर हमने ये देखा कि dy बाय dx इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी है, ये रेसिप्रोकल आ गया, इनफैक्ट वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया और ये मुझे मिल गया। और dy बाय dx एट t इज इक्वल टू 0 एंड एट t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके -3 आ गया, t is equal to 4 सब्स्टिट्यूट करके मुझे मिल गया 9 in fact. So I think it is very clear how to differentiate this. Now starting with this chapter, क्या लिखा है यहां पे, rest and motion are relative concept. We can describe the state of rest or uniform motion or motion with respect to a system of coordinate जिसको हम बोलते हैं frame of reference. Let us say we say that the object is in a state of rest कब, if this point does not change its position, ये अपनी पोजीशन बदलता नहीं है, वहीं पर रहता है with respect to the frame of reference, जो भी आपका frame of reference. Say I'm taking this room as the frame of reference here. Then this point is in state of rest. उसकी पोजीशन बदलती है with time, तो हम क्या बोलेंगे, it is in a state of rest. If the point is moving, say the fan with respect to our frame, which is the frame of the room, it is having rotational motion. हम बोलेंगे the fan is performing rotational motion. एक पार्टिकल और इंसेक्ट which is moving with respect to this room, with respect to the reference frame of reference, हम क्या बोलेंगे, it is in motion. उसकी पोजीशन with time it is changing. It is changing with respect to the frame of reference, तो हम क्या बोलेंगे, it is in motion. Motion और rest depend करेगा ultimately on the frame of reference, in the sense जैसे वो ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, इन द फ्रेम ऑफ द ट्रेन हम क्या बोलेंगे, द पैसेंजर्स आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट. ट्रेन में पैसेंजर्स कंसीडर करेंगे, अब द ट्रेन इज मूविंग इन फैक्ट, बट इन द फ्रेम ऑफ द ट्रेन हम क्या बोलेंगे, द पैसेंजर्स आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. ऐसा बोलने का रीजन एक ही है, उनकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नॉट चेंजिंग, और लेट अस से द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ द ट्रेन इज नॉट चेंजिंग. लेकिन ट्रेन के बाहर अगर कोई आदमी है तो क्या बोलेगा, दैट ऑल द पैसेंजर्स आर मूविंग, बिकॉज जो ट्रेन के बाहर जो आदमी ऑब्जर्वर जो है उसके हिसाब से योर पोजीशन इज चेंजिंग. उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, द ग्राउंड. इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, उसने ग्राउंड को ले लिया एट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वो क्या बोलेगा, द पैसेंजर्स आर इन स्टेट ऑफ मोशन फॉर द सिंपल रीजन position of the particle, the position of the passengers is changing with respect to him, with respect to the ground. तो उसके हिसाब से so passengers in the train, उनके हिसाब से in the frame of the train all the passengers are in a state of rest. लेकिन बाहर को observer के हिसाब से the passengers are in a state of motion because the position is changing. तो मेरे ख्याल से this point is very clear. Motion and rest they are relative concept. अब और एक बात कंसिडर कीजिए आप, अगर एक पार्टिकल को हाइट पे मैंने पकड़ के रखा और उसको छोड़ दिया तो प्रिसाइजली व्हाट हैपेंस हियर, द पार्टिकल विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द पाथ व्हिच विल ट्रेस बाय इट. यहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड वी हैव ओनली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी in the downward direction. Gravitational force is acting in the downward direction, so it will move in the vertical downward direction. अब कैसा है कि the particle initial velocity उसकी at rest है, we have acceleration due to gravity acting in the vertically downward direction. तो precisely क्या होगा, the particle will move in the direction of acceleration. velocity की direction वही रहने वाली है. लेकिन हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि एक पार्टिकल को मैंने ऐसा फेंक दिया
गिविंग सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अगर मैंने उसको फेंक दिया गिविंग सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दिस इज द ग्राउंड लेवल, तो ऐसा पार्ट ट्रेस करते हुए नीचे गिरता है। मेरे ख्याल से कोई भारी एक्सपेरिमेंट नहीं है, सिर्फ ऐसा आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया तो इट विल जस्ट फॉल लाइक दिस, पैराबोलिक पाथ लेते हुए नीचे गिरेगा। आपने उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके रखी है तो इट विल मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण आगे जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण आगे जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आएगा, तो दोनों टाइप के मोशन चालू है, आगे भी बढ़ रहा है नीचे भी जा रहा है। मैंने और एक सिचुएशन आपको बता दी थी, एन एरोप्लेन व्हिच इज मूविंग लाइक दिस, आगे भी बढ़ रहा है ऊपर भी जा रहा है। यहां पे जब पार्टिकल को आपने ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया तो प्रिसाइजली व्हाट इज हैपनिंग, वो आगे बढ़ रहा है बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसके पास, वो नीचे भी गिर रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इस प्रकार का पाथ तो ट्रेस करेंगे तो इसको बोलेंगे ट्रैजेक्टरी। यहां पर वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0 and acceleration is in the downward direction, so this is the path which is taken by it। फर्क समझ लीजिए आप, पार्टिकल को सिर्फ छोड़ दिया, एक्सीलरेशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है। लेकिन जब आपने उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया, आगे भी जा रहा है नीचे भी गिर रहा है, तो ऐसा पार्ट ट्रेस करते हुए नीचे गिर गया। इनफैक्ट आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर। एक और बात ध्यान में रखेंगे, सर्कुलर मोशन के साथ मैं डील करने वाला हूं। जैसे सर्कुलर मोशन में कैसा रहता है, एक फतर को आपने धागे से बांध दिया, उसको गोल कर रहे इधर हॉरिजॉन्टल सर्कल, द स्टोन इज फोर्स्ड टू मूव इन द सर्कुलर पाथ। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में डिस्कस कर लूंगा, लेकिन कैसा है, उसको आपने धागे से बांध के रखा है, द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इसके कारण वो गोल घूम सकता है, अदरवाइज इट कैनॉट मूव इन अ सर्कुलर पाथ। आपने उसको धागे से बांध के रखा है, आप उसको खींच रहे हैं, जब आप उसको गोल घुमाएंगे तो आपके फिंगर्स के ऊपर में यू कैन फील द टेंशन, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए वो गोल घूम रहा है। Now what is Newton's first law? Any particle in a state of rest or motion, uniform motion, will continue to do so unless and until some force acts on it. Particle, if it is at rest, it will continue to remain at rest. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो it will continue to remain move with uniform velocity जब तक उस पर फोर्स एक्ट नहीं करेंगे। So that is Newton's first law. Coming back to the circular motion here, पार्टिकल की हर वक्त टेंडेंसी रहेंगी to move in a straight path. The tendency of the particle is always to move in a straight path. तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे रहेंगी? Along the tangent. To remember this. सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैसे? Along the tangent. मैं रिपीट कर रहा हूं, what is Newton's first law? पार्टिकल की टेंडेंसी है टू मूव इन अ यूनिफॉर्म, टू मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। द टेंडेंसी इज नेवर टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। अब आपने उस पत्थर को बांध के रखा है धागे से, इसलिए इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, लेकिन उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी? ऑलवेज टू मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलोंग द टैंजेंट। और सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे रहता है? टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये गोल घूम सकता है। तो ध्यान में रखेंगे, दिस फोर्स एंड वेलोसिटी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको डायरेक्टली ध्यान में रखेंगे, मैंने रिपीट कर रहा हूं, बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पार्टिकल की कभी भी टेंडेंसी रहेंगी टू मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसी है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंगल कितना दोनों के बीच में? 90 डिग्रीज। एंगल कितना? इट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। द डायरेक्शन बिटवीन द एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी इट इज 90 डिग्रीज। तो यहां पर आप नोट करेंगे दैट द पाथ ट्रेस्ड इज सर्कुलर। ध्यान में रखेंगे आप, द पाथ ट्रेस्ड इज व्हाट? सर्कुलर। तो पहली केस, इनिशियल वेलोसिटी 0,
इट विल जस्ट मूव इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे गिर जाएगा। इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया, आगे भी जा रहा, नीचे भी गिर रहा है, तो पैराबोलिक पार्ट ट्रेस करते हुए नीचे गिर गया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अगर आपने फोर्स अप्लाई किया परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, आपने फोर्स अप्लाई किया परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, देन द पाथ विल बी सर्कुलर। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। एक्सीलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करता है द ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी का मतलब द पाथ एग्जैक्टली टेकन बाय इट। वेल नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो मैंने अभी डिस्कस कर ही लिया है। अब जैसे हमारे जो कुछ उदाहरण ऐसे रहते हैं कि जैसा अभी सुनने को बड़ा अजीब लगता है कि द पार्टिकल इफ इट इज गोइंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। इन प्रैक्टिकल हमारे उदाहरण कैसे जाते हैं? हमारे उदाहरण ऐसे है कि लेट अस से बॉल को आपने फ्लोर पर फोर्स के साथ उसको गिव सम वेलोसिटी टू द बॉल। If you give some velocity to the ball, what happens? The ball will first roll और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होते जाएंगे and ultimately it will come to rest। तो ऐसा लगता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फेल हो रहा है यहाँ पर, ऐसा हमारा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। बट दैट इज नॉट द केस। आपने जो बॉल को यूनिफॉर्म एक वेलोसिटी के साथ उसको छोड़ दिया, गिवन सम वेलोसिटी टू द बॉल ऑन द फ्लोर, उसकी वेलोसिटी कम होते चले जाती है फॉर द सिंपल रीजन देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स which acts। ये बॉल की वेलोसिटी अगर इस प्रकार से अगर है तो there is a frictional force acting in the backward direction, उसके कारण उसकी वेलोसिटी कम होते चले जाएंगे। तो याद रखेंगे आप, it is because of the frictional force the velocity goes on decreasing and ultimately it will come to rest। force act कर रहा है उसमें। इसका मतलब ये भी होता है कि फ्लोर अगर फ्रिक्शनलेस रहेगा, if the floor is frictionless then the ball will continue its motion forever। So to remember, frictional force के कारण what happens? बॉल की velocity कम होते चले जाती है and ultimately it will come to rest। The velocity of the ball goes on decreasing and ultimately it will come to rest। Why? Because there is a force acting in the backward direction, the frictional force। लेकिन अगर frictional force को आपने zero कर दिया, the ball can continue its motion forever। रुकने का सवाल ही नहीं आता है। हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि कार when it is moving with uniform velocity, आपने इग्निशन अगर बंद कर दिया तो what happens? कार थोड़े देर के लिए आगे जाएगा and ultimately it will come to rest। Precisely what is happening? कार का इग्निशन अगर आपने बंद कर दिया तो it comes to rest। why? Again the same thing। कार का इग्निशन बंद करने का कारण what has happened now? वेलोसिटी कार की कम होते चले जाती है। रीजन इज वेरी सिंपल। वेलोसिटी ऑफ द कार कम होने का रीजन है द फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ एक्ट होने के कारण वेलोसिटी ऑफ द कार गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड अल्टीमेटली इट विल कम टू रेस्ट। फोर्स अगर एक्ट नहीं करेगा कार के ऊपर में तो मे बी इट विल कंटिन्यू फॉरएवर, बट देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच गोज ऑन रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ द कार। और एक बात, अगर कार आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो इसका मतलब ये भी होता है if the car is going with uniform velocity it will also mean कि the force exerted by the car's engine on the car is exactly equal to the frictional force acting in the backward direction। तो मैं ऐसा बोलूंगा the force acting in the forward direction is equal to force acting in the backward direction। So it will mean that the net force is equal to 0 and so the car is moving with uniform velocity। We shall put it this way, I think this is also very clear। कार अगर आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो इसका मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। ध्यान में रखेंगे आप। नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 इन द सेंस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार by the car's engine on the car, the force exerted by the car's engine on the car is exactly equal to the frictional force acting in the backward direction। तो net force कितना रहेगा? 0 रहेगा and so the car moves with a uniform velocity।
मेरा सजेशन यहां पर यह है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, टू कंसेंट्रेट ऑन द कंसेप्ट। याद रखने की बात छोड़ दीजिए अभी आप, वी डोंट नीड इट हियर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये मैकेनिक्स का पार्ट है, थ्रू आउट आप यूज करने वाले इसको। तो टू पे अटेंशन टू द कंसेप्ट विच इज इन्वॉल्व, याद करने वाली बात कर नहीं रखो आप, इट विल बी बेटर। कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाने का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार इज इक्वल टू 0। Why? The force exerted by the car's engine on the car is exactly equal to the frictional force. तो net force कितना हो जाएगा? 0, so the car will ultimately come to rest. That's the meaning of it. Well, इन्होंने कुछ ऐसे उदाहरण दिए जैसे अभी रेन ड्रॉप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। If the rain drop is falling with uniform velocity, हम क्या बोलेंगे? The net force is equal to 0. On the rain drop हम बोलते हैं द नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। ऐसे लगता है कि वेलोसिटी बढ़ती क्यों नहीं है? उसका रीजन बहुत ही सिंपल है। जब रेन ड्रॉप का मोशन चालू होता है फ्रॉम द क्लाउड्स, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। नाउ एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन वो बढ़ते चले जाता है। वेलोसिटी बढ़ गया, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ गया, देयर इज आल्सो बायोन्सी भी है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस। और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे क्या होता है? द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स दे बिकम इक्वल, सो द रेन ड्रॉप विल स्टार्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। इसको बाद में अपन डील करने वाले विस्कोसिटी के चैप्टर में। रेन ड्रॉप का मोशन जैसे चालू होगा फ्रॉम द क्लाउड्स, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी, विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। वेलोसिटी बढ़ गई, विस्कस फोर्स बढ़ते चले जा रहा है, और अल्टीमेटली क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्टेज पे द विस्कस फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एक्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बायोन्सी को भूल जाओ। एंड सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रेन ड्रॉप 0 हो जाएगा, तो इट विल स्टार्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। और एक जैसे भी एक कॉर्क इज फ्लोटिंग, so this is water here and this is a cork which is floating. फ्लोट करने का मीनिंग बहुत ही क्लियर है कि द फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन द ग्रेविटेशनल फोर्स, and the force acting in the upward direction is the force of buoyancy. Net force is equal to 0. That's it. If it is in a state of rest, it is very clear. The net force acting on the cork is equal to 0. The force of buoyancy is exactly balancing the weight of the cork. That's the meaning of it. तो एक बात तो पक्की है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है the net force acting is equal to 0. The force of buoyancy is equal to weight. कार के केस में मैंने क्या बताया आपको? The force exerted by the car's engine on the car is exactly equal to the force of friction, इसलिए net force 0 है, इसलिए कांस्टेंट हो गया। रेन ड्रॉप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, तो एक ही रीजन दे सकते हैं अपन, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0 कैसे हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द विस्कस फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो इट इज गेटिंग बैलेंस्ड। तो ये बात let it be very clear that if the velocity is uniform, then the net force acting on the body has to be equal to 0. Now what is this Newton's second law of motion? According to this law here, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and it takes place in the direction of the applied force. हम इस इक्वेशन को ऐसा लिखते हैं, F is equal to rate of change of momentum
with time. थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे अभी हम. वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. Say this is the small displacement ds. This has happened in time dt. तो ds को जब मैंने टाइम से डिवाइड किया तो मुझे मिल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेटली विद टाइम. एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज होता है एक सेकेंड में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी. सो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर आपको दिया है कि 10 पेन की कीमत 20 रुपए है, 10 पेन की कीमत 20 रुपए, तो ये 20 रुपए को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मैं आंसर मुझे मिल गया 2 रुपीज. दिस इज द रेट ऑफ द पेन. समझ लीजिए इस बात. ds is a small change in displacement in time dt. तो मैंने डिस्प्लेसमेंट को dt से डिवाइड किया तो मुझे मिल गया वेलोसिटी. जब मैं dt से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड. क्या मिलेगा मुझे? डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड. इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, दैट इज वेलोसिटी. जैसे मैं बता रहा हूं कि 20 पेन की कीमत 20 रुपए में 10 पेन आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा 20 को जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो मुझे एक पेन की कीमत मिलेगी. द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. व्हाट इज dp? द चेंज इन मोमेंटम. और चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम में हुआ? टाइम dt हो गया. तो जब मैंने इसको dt से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिल गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. व्हाट इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. So what is this law? Rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, and it takes place in the direction of applied force. जब फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो मोमेंटम बदलेगा. It's very simple. When you apply force, what will happen? The momentum will change. एंड द रेट ऑफ चेंज और मोमेंटम जो बदलेगा एक सेकंड में उसको हम बोलेंगे फोर्स. आपने जब फोर्स अप्लाई किया, लेट अस से द इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v. सो द चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? mv माइनस mu. दिस इज द चेंज इन मोमेंटम. से ये चेंज हो गया इन टाइम t. तो दिस विल गिव यू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. क्या मिलेगा मुझे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. And this is equal to force. So when you apply force, what happens? There is a change in momentum too. Remember this. पहले velocity कितने था? u था. Then the velocity has become equal to v. The change in momentum is equal to mv minus mu divided by time. This change is happening in time t. So this is what you get. The change of momentum, the rate of change of momentum, and this is equal to force. एक उदाहरण लेके हम लिखते तो ऐसा लिखेंगे, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो मैं ऐसा लिखूंगा, F is equal to, momentum is also vector quantity because momentum is equal to what? Momentum is equal to mass into velocity. Velocity is a vector quantity, so momentum is also vector quantity. Force is a vector quantity. तो इस प्रकार से लिख दीजिए आप. लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर मैं लेता हूं, अंडर स्पेशल केसेस आई हैव F is equal to dp by dt, and so dp is equal to F into dt. इसका एप्लीकेशन देख लो इस इक्वेशन का. फील्डर जब कैच लेता है तो अपने हाथ पीछे लेके आता है.
हाथ पीछे लेके आने से एडवांटेज क्या मिलता है? उसके हाथ के ऊपर में फोर्स कम आता है। इनफैक्ट मैं रिपीट कर रहा हूं, फील्डर व्हाइल टेकिंग अ कैच हाथ को ऐसा पीछे लेके आ जाएगा। हाथ को पीछे लेके आने से एडवांटेज क्या मिलेगा? फोर्स उसके ऊपर कम आएगा। कैसा होता देख लीजिए आप। कैच लेने का मतलब है फाइनल मोमेंटम को जीरो करना है आपको। कैच लेने का मतलब ये होता है कि फाइनल मोमेंटम आपको जीरो करना है। से इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू व्हाट? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो यू वांट टू चेंज द मोमेंटम बाय दिस अमाउंट। प्लस लीजिए माइनस लीजिए, फर्क नहीं, मेरा इंटरेस्टेड विद द मैग्नीट्यूड। तो कैच लेने का मतलब यह होता है कि आपको मोमेंटम उसका जीरो करना है। यू वांट टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंज इन मोमेंटम। दिस इज व्हाट द चेंज इन मोमेंटम। इस इक्वेशन पे कॉन्सेंट्रेट करो। चेंज इन मोमेंटम तो सेम ही रहने वाला है। द चेंज इन मोमेंटम विल बी सेम। आप हाथ पीछे लेके जाओ या वहीं पर रखो, हाथ को वहीं पर रखो या पीछे लेके जाओ, दिस विल रिमेन सेम। एंड दिस इज इक्वल टू F इंटू टी। प्रोडक्ट विल ऑल्सो रिमेन सेम। मैं क्या बोल रहा हूं? dp is same and the product will also be same। ये नहीं बदलेगा। dp सेम है तो प्रोडक्ट भी सेम रहेगा। हाथ पीछे लेके जाओ या हाथ वहीं पर रखो, इट विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब यह होता है कि अगर मैं हाथ पीछे लेके आता हूं तो फोर्स विल बी लेस, बिकॉज ये ज्यादा बन गया तो ये कम होगा। इफ dt is more, F is less, and if dt is less, F is more। रोकने वाले तो आप हैं। तो जब आप हाथ पीछे लेके आते हैं dt is more, so by applying less force you're taking the catch। रिपीट कर रहा हूं मैं। हाथ पीछे लेके आने का मतलब क्या होता है? dt is more, तो फोर्स कम है। अल्टीमेटली आपका एम है कैच लेने का, उसका मोमेंटम जीरो करने का। सो dt ज्यादा है तो कम फोर्स लग गया आपको, एंड द प्रोडक्ट is same। अगर आपने हाथ को वैसे रखा है, dt is less, तो फोर्स ज्यादा आपके हाथ के ऊपर में आएगा, बिकॉज आपको बॉल को रोकना है। तो बॉल को रोकना है या मोमेंटम उसका जीरो करना है, कैच लेना है या मोमेंटम को जीरो करना है, तो ये तो सेम क्वांटिटी रहेगा। वे चेंजिंग उसकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो इनिशियल मोमेंटम इज सेम, फाइनल मोमेंटम जीरो करना है, तो चेंज इन मोमेंटम इज सेम। एंड द प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट? F इंटू टी। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू F इंटू टी। ये भी प्रोडक्ट में सेम रहने वाला है। तो हाथ पीछे जब लेके जाएंगे आप, तो dt ज्यादा है तो फोर्स इज लेस, इन द सेंस आपको कम फोर्स लगेगा टू मेक द मोमेंटम जीरो। वहीं पे हाथ रखा आपने, dt इज लेस, फोर्स इज मोर। ज्यादा फोर्स आपको लग गया उसको रोकने के लिए, तो हाथ के ऊपर में फोर्स ज्यादा आएगा। आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। In fact, this is referred to as F into dt is in fact referred to as the impulse। उसको बाद में डील करेंगे अपन। तो I think the point is very clear। Direct practical example है। Force is change in momentum is equal to F into dt। Change in momentum same है, तो ये भी आपका सेम रहने वाला है। आप F dt को कम करो या ज्यादा करो, इसको अगर मैंने ज्यादा किया तो this will become less, तो कम फोर्स से मेरा बॉल रुक जाएगा।
इसको कम रखा आपने, हाथ वहीं पर रखा, तो ये नीड मोर फोर्स, तो ज्यादा फोर्स आपके हाथ के ऊपर में आएगा। आई थिंक द पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अभी एक काम, बेसिकली दो बातें याद रखेंगे आप। An action and reaction, they act on different bodies, not on the same body. कैसा देख लीजिए आप, आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस फ्लोर हियर, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन द फ्लोर, बट हम फ्लोर के नीचे नहीं जा रहे हैं। द रीजन इज the floor is giving me a reaction which is equal and opposite. The floor is giving me a reaction which is equal and opposite. ध्यान में रखेंगे आप। तो this is the floor here. You are standing on the floor. आपने force exert किया, gravitational force in the downward direction. This is the force exerted by you on the floor, and the floor will give reaction. This is the force acting on you. What is this? Reaction. This is force acting on you, and this is the force exerted by you. ये फर्क है दोनों के बीच। Definitely reaction is equal and opposite, so you're balanced on the floor. ये तो डेफिनेटली अंदर चले गए थे आप। You definitely cannot stand on water because water does not give you reaction. The floor gives you equal and opposite reaction. Water does not give you reaction. So anyway, ये काम की बात याद रखेंगे। इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लोर एंड दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन यू। दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लोर एंड दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन यू। दैट्स द डिफरेंस। वी कैनॉट हैव एक्शन विदाउट रिएक्शन। ये कभी भी आप याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स आप अप्लाई कर ही नहीं सकते अनलेस अनटिल देयर इज अ रिएक्शन। टग ऑफ वॉर, रस्सी खींच रहे हैं, देयर आर प्लेयर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। Now what's happening? The players on the left hand side, they are applying force in this direction, और ये force apply कर रहे हैं इधर की तरफ। काम की बात समझ लेंगे। The players on the left can apply force because the players on the right are applying force in this direction. ये force apply कर सक रहे हैं because there is a force acting towards right. Do remember this. अगर इन लोगों ने फोर्स अप्लाई किया ही नहीं तो ये लोग फोर्स अप्लाई कर ही नहीं सकेंगे आप। सो दे कैनॉट बी एक्शन विदाउट रिएक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। दिस इज अ टग ऑफ वॉर। इधर की तरफ प्लेयर्स है, इधर की तरफ भी प्लेयर्स है। ये खींच रहे इधर की तरफ, दे आर पुटिंग इट टुवर्ड्स द राइट। मैं बोल रहा हूं कि ये जो प्लेयर्स ऑन द लेफ्ट है उन्होंने फोर्स अप्लाई किया इधर की तरफ। व्हाई? Because the players on the right are applying force toward the right. The force so this is a tug of war. ये रोप है, प्लेयर्स यहां खींच रहे हैं toward the right और ये खींच रहे toward the left। मुझे बोलना ये है कि players on the left can apply force because these are applying force towards the right. We cannot have action unless there is a reaction.
और मैं ऐसा बोलूंगा कि ये प्लेयर्स ने फोर्स अप्लाई नहीं किया, इन प्लेयर्स ने फोर्स अप्लाई किया ही नहीं, तो ये लोग फोर्स अप्लाई कर ही नहीं सकते। इट्स वेरी क्लियर, इफ दीज प्लेयर्स ऑन द राइट डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स, तो ये फोर्स अप्लाई कर ही नहीं सकते। ये फोर्स कब अप्लाई कर सकेंगे? व्हेन दीज आर अप्लाइंग फोर्स टुवर्ड द राइट। सो लेट बी वेरी क्लियर, देयर कैन नॉट बी एक्शन विदाउट रिएक्शन, एंड एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। डू रिमेंबर दिस। वेल, मैं अभी चाहता ये हूं कि यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ऑन पेज नंबर 110 एंड देयर अबाउट 1 2 3 4 5 सॉल्व प्रॉब्लम्स है। उसको आप खुद देख लेंगे एक बार, और एक बार देखने के बाद, देखने का मतलब एक्चुअली करके देखेंगे, सी व्हाट इज गिवन देयर। फिर इसी प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन मैं इनफैक्ट कल के मेरे क्लास में करूँगा। थैंक यू।